हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट सेगमेंट है उसको हमने पहले ही डिस्कस किया है। इट इज कॉल्ड एज डियोडेनम। तो डियोडेनम के बारे में हमें थोड़ा सा आज पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए जो डियोडेनम होता है, इट इज अ सी शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा है? सी और यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा होता है कुछ डियोडेनम। देखिए, इट इज अ सी शेप्ड और यू शेप्ड स्ट्रक्चर। डियोडेनम के ऊपर प्रेजेंट है स्टमक का पोर्शन। किसका पोर्शन प्रेजेंट था? स्टमक। स्टमक का कौन सा पोर्शन था? तो हम बोलेंगे पाइलोरिक रीजन। कौन सा रीजन था? पाइलोरिक रीजन था। अब देखिए, ये ऊपर ऐसा आपको कौन मिल गया? ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको मिल जाएगा कौन? स्टमक, है ना? तो स्टमक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको। स्टमक से नीचे ये क्या आ गया? दिस इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का जो सी शेप ये कैविटी है, इस कैविटी, इस रीजन में प्रेजेंट होता है एक ग्लैंड, एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं उसको? पेनक्रियाज। हम ये सब डिस्कस करेंगे आज। तो याद रखना है कि जो सी शेप्ड जो लूप है या जो स्ट्रक्चर है, किसका? ड्यूडेनम का। ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन। इसका जो ये लूप है, इस लूप के बीच में प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज में से निकल रही होती है डक्ट्स। देख रहे हैं जरा? पेनक्रियाज जो है, यहां से निकलेगी डक्ट, ये निकल के आई पेनक्रियाज से एक डक्ट। ये डक्ट आगे जाके थोड़ा सा स्वॉलोन हो जाएगी, ऐसे दिख रही है स्वॉलोन। स्वॉलोन होने के बाद ये डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होगी। ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या बता रहा हूं? ड्यूडेनम एक सी और यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, और ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है कौन? पेनक्रियाज। सबसे पहली चीज जो मैंने यहां बना दी कौन सी है? वो पेनक्रियाज। अब देखिए, पेनक्रियाज में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इन सब को अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स भी हैं, इनको एसिनस बोलते हैं। ये भी पेनक्रियाज में प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये है पेनक्रियाज। चलिए, अब जो ड्यूडेनम थी, इससे एक और स्ट्रक्चर कनेक्टेड है विच इज वेरी फेमस, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लिवर। क्या चीज? लिवर। तो यहां पे एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं। दिस स्ट्रक्चर इज लिवर। क्या है ये? दिस इज लिवर। ठीक है, तो ये लिवर है। समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए जल्दी से, लिवर से कनेक्टेड होता है एक ग्लैंड, एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इस ग्लैंड को? तो इस ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे गॉल ब्लैडर। समझ में आ गया? चलिए, तो ये है गॉल ब्लैडर। ये रहा एक छोटा सा ग्लैंड, इसको हमने क्या बोल दिया है? गैल ब्लैडर। तो अभी हमने तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स देख लिए जो कि ड्यूडेनम के पास में प्रेजेंट हैं, और ड्यूडेनम के पास में जो भी फूड आएगा उन पर इसके सीक्रेशंस, मतलब पेनक्रियास के सीक्रेशंस, लिवर के सीक्रेशन, बाइल के सीक्रेशन, ये सारे सीक्रेशंस क्या होंगे? इस फूड पे आएंगे जो कि ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, अब पहले मार्क करना स्टार्ट कर देता हूं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है पेनक्रियाज। क्या है ये? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हो गया, ड्यूडेनम हो गया। ठीक है, दिस रीजन इज स्टमक। ये क्या है? दिस इज स्टमक। उसके ऊपर, स्टमक के ऊपर था ईसोफेगस, है ना? चलिए, ये जो चीज है, दिस इज लिवर। क्या है ये? लिवर। लिवर, तो यहां पे लिवर हो गया। ठीक है, मैंने बोला था आपको 1.4 to 1.5 kg या फिर 1.2 to 1.4 kg भी बोल सकते थे। 1.4 to 1.5 kg का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये इसे बोलते हैं लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, दिस इज लिवर। इस पर डिस्कशन और भी ज्यादा करना है, अभी करेंगे, इस लेक्चर में करेंगे, पर अभी थोड़ा और डिटेलिंग पे आ जाते हैं। देखिए, लिवर में आप देख सकते हैं दो लोब्स बनी हुई हैं। दिस इज अ बिगर लोब, दिख रही है बड़ी वाली लोब। दिस बिगर लोब इज कॉल्ड एज राइट हेपेटिक लोब। इसको मैंने राइट क्यों बोल दिया? ये तो लेफ्ट साइड में बनी हुई है। तो आपको याद रखना है, जो भी ऑर्गन आप पढ़ रहे हो, वो सारे ऑर्गन आपको मान के चलना है कि मेरे ऑर्गन है। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो मेरा राइट है वो इस स्ट्रक्चर का भी क्या होगा? राइट होगा। तो अगर मैंने यहां राइट हेपेटिक लोब लिखा है तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये मेरा ऑर्गन है, और मेरा राइट इस ऑर्गन का भी राइट ही होना चाहिए। समझ में आ गया? और याद रखेंगे, राइट हेपेटिक लोब देख के आप बता सकते हो राइट हेपेटिक लोब का जो साइज है वो कम है कि ज्यादा है। तो ऑब्वियसली राइट हेपेटिक लोब कैसी है? बड़ी दिख रही है। तो याद रखना है राइट हेपेटिक लोब इज लार्जर। लिख देता हूं,
राइट हेपेटिक लोब इज लार्ज, और ये वाली है इसे बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक लोब, ठीक है। दिस इज लेफ्ट हेपेटिक लोब, दिस वन इज राइट हेपेटिक लोब। अब एक और चीज देखिए, यहां से लेफ्ट लोब ऑफ लिवर से ये डक्ट निकल रही है, किसके पास जा रही है? गैल ब्लैडर के पास। इस डक्ट को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? इसको हम बोलने वाले हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। तो ये डक्ट का नाम क्या हो गया? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये देखिए राइट हेपेटिक लोब से भी ये डक्ट निकल रही है, और डक्ट कहां पर जा रही है? तो ये डक्ट जा रही है गल ब्लैडर के पास। दिस डक्ट इज कॉल्ड एज राइट हेपेटिक डक्ट, इसको क्या बोलेंगे? राइट हेपेटिक डक्ट बोल देंगे। तो ऊपर ये डक्ट को बोल दिया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, इस डक्ट को बोल दिया राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों के दोनों ये डक्ट जो हैं ये बाइल जूस को लेके जा रहे हैं किसके पास में? इस स्ट्रक्चर के पास में। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो ये जो स्ट्रक्चर ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गैल ब्लैडर। क्या नाम है बेटा इसका? तो दिस इज गैल ब्लैडर, ठीक है। तो लिवर की लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट दोनों के दोनों कहां पर ओपन होते हैं? इनटू गैल ब्लैडर। और गैल ब्लैडर के पास में स्टोर हो जाता है क्या चीज? बाइल जूस। तो गैल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस। कौन है जिसने प्रोड्यूस किया था, सीक्रेट किया था बाइल जूस को, या ऐसा बोलिए सिंथेसाइज किया था बाइल जूस को? तो उसका आंसर आएगा लिवर, क्योंकि लिवर ने बाइल जूस को बनाया है, पर स्टोर किसने किया है? गैल ब्लैडर ने। कितना स्टोरेज होता है लगभग? तो गैल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है लगभग 40 to 50 ml के आसपास, ठीक है। तो 40-50 ml के आसपास बाइल का स्टोरेज हो जाता है किसके अंदर? गैल ब्लैडर के अंदर। अब देखिए गैल ब्लैडर से एक और डक्ट राइज हो रही है। चलिए तो अब देखिए जरा, ये जो डक्ट है गैल ब्लैडर की, जो ये डक्ट है, इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। अब आगे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट है, ये हेपेटिक डक्ट है, ये भी हेपेटिक डक्ट है, ये सब कंबाइन होके कॉमन डक्ट बना रहे हैं। दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? तो इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। मैं एक बार यहां पे एक पूरा सीरीज भी लिखूंगा जिसको देख के आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी क्या याद रखना है, जो लिवर की डक्ट थी वो थी हेपेटिक डक्ट, जो गैल ब्लैडर है उसकी डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट ने मिलकर बनाया कॉमन बाइल डक्ट। कौन सा डक्ट बनाया? कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट क्या करेगा? ये कॉमन बाइल डक्ट ऐसे ड्यूडेनम के पीछे से आएगा और कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ में? तो ये कनेक्ट हो जाता है विथ डक्ट ऑफ पेनक्रियाज। देख रहे हैं आप क्या हुआ यहां पे? देखिए जरा गौर से देखिए क्या हुआ यहां पे। तो यहां पे ये जो डक्ट थी किसकी? पेनक्रियाज की। इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, और बिल्कुल इजी वे में अगर बोला जाए तो सिंपल नाम इसका जो होता है वो है पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट। तो डक्ट ऑफ विल्सन बोल दो या फिर पेनक्रियाटिक डक्ट बोल दो। पेनक्रियाटिक डक्ट एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है। क्या याद रखेंगे? तो सबसे पहले पेनक्रियास की जो डक्ट है उसका नाम है पेनक्रियाटिक डक्ट। लिवर से और गैल ब्लैडर से जो कॉमन डक्ट आई है जिसका नाम था कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों आपस में क्या हो गई है? कंबाइन हो गई है। कंबाइन होने के बाद में इन्होंने फॉर्मेशन किया है किसका? तो इन्होंने फॉर्मेशन किया है एक नई डक्ट का। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, और इस नई डक्ट को हम लोग बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इस डक्ट को हम लोग? देखिए ये रही वो डक्ट। उस डक्ट को हम लोग, जो ब्लू कलर से मैंने छोटी सी डक्ट बनाई है, इस छोटी सी डक्ट को हम लोग बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो हेपेटोपेनक्रियाटिक क्यों बोलते हैं, इसका कारण है। हेपेटो मतलब होता है हेपेटिक, मतलब लिवर।
हेपेटो मतलब लिवर, और पेनक्रियाटिक डक्ट तो आपको पता ही है, तो पेनक्रियास और लिवर की डक्ट को मिला के बनता है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। समझ में आ गया। अब एक और चीज, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट डायरेक्टली ड्यूडेनम में ओपन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पे आपको एक थोड़ा सा बल्जिंग पोर्शन दिखाई देगा, एक स्वॉलोन रीजन दिखाई देगा। देखना, ये ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं एक बल्जिंग पोर्शन, ये ब्लैक कलर से आपको एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बना के दिखाया। ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं एम्पला ऑफ वेटर। क्या बोलते हैं? एम्पला ऑफ वेटर। एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, पूरी बायो में अप्लाई होने वाली है। जो भी स्वॉलोन रीजन दिखाई देंगे ना, फूला हुआ रीजन जब भी दिखाई देगा, तो फूले हुए रीजन को, किसी भी ट्यूब के फूले हुए रीजन को हम लोग बोलेंगे एम्पुला। क्या बोलेंगे? एम्पुला। जैसे ईयर्स की अगर हम बात करें, तो ईयर्स के अंदर आपने सुना होगा सेमी सर्कुलर कैनाल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, उनके एंड्स को भी हम क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। तो जो भी स्वॉलोन स्ट्रक्चर होगा ना ट्यूब में, उसे हम क्या बोलेंगे? एम्पुला बोल देंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट एक एम्पला में ओपन हुई है, उस एम्पला को हम लोग क्या बोल दिया? एम्पला ऑफ वाटर, वेटर। अब देखिए, अब ये एम्पला ओपन होगा डियोडेनम में। किस में ओपन होने वाला है एम्पला? डियोडेनम में। देख रहे हो? पर एक प्रॉब्लम आ गई, डियोडेनम में जब ये एम्पला ओपन होगा तो एक गेट प्रेजेंट रहता है। सुन रहे हो? क्या प्रेजेंट रहता है यहां पे? एक गेट। इस गेट को हम लोग बोलते हैं, इस गेट को हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ऑडी नहीं है, ओडाई है। क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो याद रखना है कि मतलब कि बाइल जूस का सीक्रेशन लिवर गैल ब्लैडर ने करवा दिया, पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन पैनक्रियाज ने करवा दिया, पर ये दोनों सीक्रेशन क्या कहते हैं, ड्यूडेनम में तब एंटर करेंगे, मतलब कि यहां से बाइल जूस आया, यहां से पैनक्रियाटिक जूस आया, पर बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूस दोनों के दोनों ड्यूडेनम में ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं होंगे। ये एक गेट की थ्रू क्या करेंगे? एंटर करेंगे। और उस गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस गेट को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, तो यहां पे गेट लगा हुआ है, उसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब देखिए, जो भी सीक्वेंस हमने डक्ट का पढ़ा था, एक बार मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूं। इस तरफ देखिए, सबसे पहली चीज लिवर की डक्ट। लिवर की डक्ट को बोलते थे हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट। ठीक है, लिवर की डक्ट को क्या बोल दिया? हेपेटिक डक्ट। फिर गैल ब्लैडर की डक्ट, गैल ब्लैडर की डक्ट को हमने बोल दिया सिस्टिक डक्ट। अब जो हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट है, दोनों कंबाइन हुए थे। कौन कौन? हेपेटिक डक्ट किसके साथ कंबाइन हो गई थी? सिस्टिक डक्ट के साथ में। दिख रहा है? हेपेटिक सिस्टिक डक्ट कंबाइन हो गए और इनके कॉम्बिनेशन से बना था एक नया डक्ट विच इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट। तो इनके कॉम्बिनेशन से बना था CBD, मतलब कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो क्या बन गया? कॉमन बाइल डक्ट बन गया। ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये कंबाइन हो जाता है विथ पेनक्रियाटिक डक्ट। अलग से लिख देता हूं, पेनक्रियाटिक। किसकी डक्ट है ये? तो आंसर इज पेनक्रियाज। तो ये पेनक्रियाज की डक्ट थी, पेनक्रियाटिक डक्ट, और हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट को मिला के बनी थी कॉमन बाइल डक्ट। अब ये दोनों डक्ट जो हैं ये आपस में कंबाइन करेंगी और कंबाइन करके बनाएंगी हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बनाएंगी ये? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होगा? अब हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होगी, open into ampulla of वेटर। ठीक है, एम्पला ऑफ वेटर में ओपन हो गई हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब क्या होगा? नाउ एम्पला ऑफ वेटर ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, पर ड्यूडेनम में ओपन करने से पहले उसको क्या मिलेगा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो मैं लिख देता हूं, तो एम्पला ऑफ वेटर ओपन होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई में, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई,
और फिर कहीं जाके फाइनली जो सीक्रेशन है वो कहां पर पहुंच पाएगा, तो वो सीक्रेशन पहुंच पाएगा ड्यूडेनम में। समझ रहे हो कुछ? तो क्या हुआ, सिंपल सा, लिवर की डक्ट हेपेटिक डक्ट, गैल ब्लैडर की डक्ट को बोल दिया सिस्टिक डक्ट, दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो बनेगा कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट मिल जाएंगे तो बनेगा हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होगा एम्पला में, एम्पला ओपन होगा स्फिंक्टर में, और स्फिंक्टर के बाद सीधा आ जाएगा ड्यूडेनम। तो ये लिवर, तो लिवर, गैल ब्लैडर, पेनक्रियास के सीक्रेशन अल्टीमेटली कहां पहुंचाने थे, ड्यूडेनम में, और वो सीक्रेशंस अल्टीमेटली ड्यूडेनम में पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया, सिंपल एकदम, ठीक है। अब देखिए जरा, इस स्ट्रक्चर के बारे में हमने जितना डिस्कशन करना था वो कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे अबाउट लिवर। तो लिवर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, लिवर के जो फंक्शंस हैं, वो एक बार डीपली पढ़ने हैं। सेकंड थिंग, जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं विच इज पेनक्रियास, इस पेनक्रियास के स्ट्रक्चर को भी हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लिवर। देखिए जल्दी से, तो लिवर जो होता है, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि लिवर में आपको कितने लोब्स मिलने वाले हैं। तो लिवर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। लिवर के दोनों लोब्स को डायफ्राम से कनेक्ट करने के लिए एक लिगामेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, लिगामेंट, और उस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। देखिए जो लिवर है ना, ये ऊपर कनेक्टेड है विद डायफ्राम, किसकी हेल्प से, एक लिगामेंट की हेल्प से, बीच में मैं बना रहा हूं लिगामेंट, ठीक है। इस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो जो लिगामेंट है जो कि लिवर को डायफ्राम से कनेक्ट करती है, उस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब देखिए डायफ्राम कौन सा रीजन है, आपको पता है चेस्ट वाली कैविटी, जो चेस्ट वाला रीजन है, इस चेस्ट वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी, मतलब जिस कैविटी में लंग्स प्लेस्ड है, हमारा हार्ट प्लेस्ड है, उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो लंग्स कोई पूछे कहां पर है, तो आंसर विल बी थोरेसिक कैविटी में है, ठीक है। ये नीचे का पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपको स्प्लीन भी मिल जाएगा, किडनी मिल जाएंगे, लिवर मिल जाएगा, ठीक है। स्प्लीन मिल गया, किडनी मिल गया, लिवर मिल गया, स्टमक मिल गया, इंटेस्टाइन मिल गए। समझ में आ गया। अब एक चीज याद रखनी है, लिवर की लोकेशन अगर कोई पूछेगा तो लोकेशन क्या बताने वाले हो आप, तो लिवर इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम बट टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें राइट साइड में लिवर प्रेजेंट होता है, इस एरिया में। इस एरिया में कौन है, लिवर प्रेजेंट है, और जस्ट बिलो डायफ्राम। तो इस एरिया में थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने के लिए एक प्लेट लगी हुई है, बीच में प्लेट, ऐसे लाइन नहीं खींची है, एक प्लेट लगी है। अगर एक्चुअल सेक्शन किया जाए ह्यूमन बॉडी का, तो डायफ्राम एक्चुअली में बहुत थिक स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल पतला सा स्ट्रक्चर होता है। तो कभी अगर सेक्शन करेंगे आप ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में जाके, तो आप नोटिस करोगे कि डायफ्राम एक बहुत रिजिड और बहुत थिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक बहुत फाइन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत फाइन, बहुत पतला होता है। समझ में आ रहा है। तो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो, एक थर्मोकॉल की एक लेयर काइंड ऑफ मान लो आप, ऑल्दो इतनी डेलिकेट नहीं होता है डायफ्राम, पर स्टिल एक पतली सी प्लेट प्रेजेंट है डायफ्राम, जो कि किस किस को सेपरेट कर रही है, आपकी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रही है। अब क्या याद रखेंगे, डायफ्राम के जस्ट नीचे इस एरिया में टुवर्ड्स राइट इन एब्डोमिनल कैविटी कौन प्रेजेंट है, लिवर। तो मैं पहले लोकेशन लिख देता हूं लिवर की जल्दी से। तो लिवर जो है, लिवर, पहला पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, प्लेस्ड जस्ट बिलो डायफ्राम, placed just below diaphragm towards right side of abdominal cavity। क्या लिखा हमने, लिवर इज प्लेस्ड जस्ट बिलो डायफ्राम टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के जस्ट नीचे है, बट टुवर्ड्स राइट, नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर टुवर्ड्स लेफ्ट बोल दिया तो यहां स्प्लीन होता है, इधर कौन है, लिवर, इधर कौन है, स्प्लीन, बीच में कौन है, स्टमक, ठीक है। अब देखो जल्दी से,
तो लिवर के बारे में हम पॉइंट्स पढ़ रहे थे। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है इसकी लोकेशन। सेकंड इसके वेट के बारे में लिख देता हूं, जो हमने ऑलरेडी लिखा था थोड़ी देर पहले ही। तो लिवर का वेट कितना होता है? तो लिवर का वेट है 1.4 to 1.5 या फिर 1.6 kg। तो 1.5 kg लिख देता हूं। तो 1.4 to 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो का आपका लिवर प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये भी हम लिख चुके हैं, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। देखिए मैंने बोला लिवर में लोब्स होते हैं, कितने लोब्स बताएं आपको? तो लोब्स एक्चुअली में लिवर में है 4, पर हमें याद रखने कितने हैं? 2। तो लिवर में 2 मेन लोब्स हैं। दिस इज राइट हेपेटिक लोब, राइट हेपेटिक लोब। ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है राइट हेपेटिक लोब का साइज थोड़ा बड़ा है, तो ये कैसी है? लार्ज, ठीक है। और जो है ये वाला, ये है लेफ्ट हेपेटिक लोब, लेफ्ट हेपेटिक लोब। और देख के पता चल रहा है दिस इज स्मॉल। तो स्मॉलर जो लिवर का लोब होता है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक लोब, और जो लार्जर वाला है उसे बोल रहे हैं राइट हेपेटिक लोब। एक और चीज याद रखनी है, तो राइट और लेफ्ट हेपेटिक लोब के अलावा भी 2 सेकेंडरी टाइप ऑफ, या बोल सकते हैं 2 एसेसरी लोब्स भी प्रेजेंट है लिवर के पास में, जिन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। मैं लिख के देता हूं। तो लोब्स के बारे में बात करें तो लोब्स कितने हैं? 2 लोब्स हैं। कौन कौन से 2 लोब्स हैं? तो एक है राइट हेपेटिक लोब और सेकंड है लेफ्ट हेपेटिक लोब। तो राइट हेपेटिक लोब है, लेफ्ट हेपेटिक लोब है। 2 है एसेसरी लोब, 2 एसेसरी लोब। कौन कौन से 2 एसेसरी लोब हैं? तो फर्स्ट वन इज क्वाड्रेट एंड सेकंड इज क्वाड्रेट। अलग अलग बात बोल रहा हूं। दिस इज क्वाड्रेट, दिस इज क्वाड्रेट, ठीक है। ये क्वाड्रेट और ये क्वाड्रेट, सॉरी इसको सी से स्टार्ट करना है। दिस इज क्वाड्रेट, दिस इज क्वाड्रेट, दिस इज क्वाड्रेट। तो ऐसे टोटल आपके पास कितने लोब्स हैं? 2 एसेसरी लोब्स हैं और 2 कैसे हैं? प्राइमरी लोब्स हैं। 2 प्राइमरी लोब्स को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर दिया है, 2 एसेसरी लोब्स को क्वाड्रेट और क्वाड्रेट में डिवाइड कर दिया है। ये बताया इसलिए मैंने आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो क्वाड्रेट लोब होती है इससे कनेक्टेड रहता है गैल ब्लैडर, ठीक है। कनेक्ट्स टू गैल ब्लैडर। तो भैया गैल ब्लैडर के साथ में कनेक्टेड होता है ये, इसलिए आपको याद रखना है कि जो 2 लोब्स हैं उनमें से एक क्वाड्रेट लोब होती है एंड क्वाड्रेट लोब इज कनेक्टेड टू गैल ब्लैडर, या ऐसा बोलो गैल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू क्वाड्रेट लोब ऑफ लिवर। इजी हो जाएगा। चलिए अब देखिए जल्दी से, 4 पॉइंट हो गए हैं। 5वें पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि फेल्सिफॉर्म लिगामेंट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लिवर को कनेक्ट करता है विद डायफ्राम। किसके साथ में? डायफ्राम के साथ में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा इसके सेक्शन पे, लिवर के सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं लिवर को ऐसे कट कर दूं तो कट करने के बाद अंदर मुझे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, अब हम क्या करेंगे उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। लिवर के स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे आपको आउटर मोस्ट रीजन पे एक फाइब्रस कवरिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? अ फाइब्रस कवरिंग ऑन द आउटर साइड। मैं इधर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं जिससे चीजें क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। लिवर को अगर मैंने कट किया तो लिवर को कट करके मुझे कुछ इस टाइप से आपको क्या एक एरिया दिखाई देगा, एक रीजन दिखाई देगा। इस रीजन में आपको क्या याद रखना है, जो लिवर है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड कवरिंग प्रेजेंट है, थिक प्रोटेक्टिव फाइब्रस कवरिंग प्रेजेंट है, जो कि लिवर को इजीली डैमेज नहीं होने देगी, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टेड कवरिंग है इट इज फाइब्रस एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? मैं ऊपर लिख देता हूं, इस कवरिंग को बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। लिवर के ऊपर एक फाइब्रस प्रोटेक्टेड कैप्सूल होता है, एक कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर इज ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लिसन कैप्सूल एक प्रोटेक्टेड कवरिंग है, किसके ऊपर? लिवर के ऊपर। समझ में आ गया। अब लिवर के सेंटर मोस्ट रीजन को अगर हम देखें, लिवर का बिल्कुल सेंटर वाला रीजन, तो आपको यहां पे एक वेन दिखाई देगी, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वेन। ब्लड वेसल्स पता है, ब्लड वेसल में वेन होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है। इसके सेंटर में एक वेन दिखाई देगी, दिस वेन इज कॉल्ड एज सेंट्रल वेन। मैं लिख देता हूं सेंट्रल वेन,
चलिए, तो लिवर के सेंटर में है सेंट्रल वेन। और एक और चीज याद रखनी है, लिवर जो है जब आप इसका सेक्शन करेंगे तो अंदर आपको कंपार्टमेंट दिखाई देंगे जिनको हम बोलते हैं साइन्यूसॉइड। तो मैं कंपार्टमेंट दिखा देता हूं आपको। लिवर में आपको ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखाई देने वाले हैं। देखिए लिवर में क्या दिख रहा है हमको, खूब सारे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। देखिए ये रहे कंपार्टमेंट्स, और इस हर कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो हर कंपार्टमेंट को हम लोग बोलेंगे साइन्यूसॉइड। तो ये जो एक कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं, दिस कंपार्टमेंट इज साइन्यूसॉइड। ठीक है, साइन्यूसॉइड बना दिए। दीज आर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट इन द लिवर। अब लिवर का के लिए जो मेडिकल टर्म है वो क्या है, हिपेटो या फिर हिपेटिक। ठीक है, हिपेटिक टर्म या फिर हिपेटो टर्म किसके लिए यूज किया, लिवर के लिए। अब लिवर के पास में जो सेल होंगे उनको क्या बोलोगे, तो ऑब्वियसली हिपेटिक के अंदर जो सेल होंगे उन्हें बोलेंगे हिपेटोसाइट। क्या बोलेंगे, हिपेटोसाइट। तो देखिए जरा, जो हिपेटोसाइट है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो ये देखना, ये एक सेल है लिवर की, दिस इज हिपेटोसाइट। दिस इज सेकंड सेल ऑफ लिवर, दिस इज आल्सो हिपेटोसाइट। तो ऐसे बहुत सारे हिपेटोसाइट प्रेजेंट होंगे। दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है, ऐसे हिपेटोसाइट्स बहुत सारे प्रेजेंट यहां पे होंगे। और इनका जो आपको कंप्लीट अरेंजमेंट दिख रहा है, ये एक लीनियर वे में अरेंज्ड है, लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिख रहा है, एक लाइन फॉर्म हो रही है। दिस कंप्लीट लाइन इज कॉल्ड एज हिपेटिक कॉर्ड। देखिए मैं मार्क कर देता हूं, इस कंप्लीट लाइन को हम लोग बोलते हैं हिपेटिक कॉर्ड। लिख देते हैं हिपेटिक कॉर्ड। चलिए, तो ये हिपेटिक कॉर्ड है, और हिपेटिक कॉर्ड में आपको एक सेल मिल रही है। इस सेल को हम बोल रहे हैं, ये वाली सेल को हम बोल रहे हैं, इस एक सेल को बोलते हैं हिपेटोसाइट। तो लिवर के जो सेल हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट। तो यहां पे हिपेटोसाइट एक लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हैं, दैट लीनियर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज हिपेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं उसको, हिपेटिक कॉर्ड। तो साइन्यूसॉइड जो है ये कंपार्टमेंट्स हैं। इन कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करने वाला कौन है, तो इनको सेपरेट करने वाले हैं हेपेटिक कॉर्ड्स, विच आर मेड अप ऑफ अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो जैसे यहां पे हेपेटिक कॉर्ड प्रेजेंट है, वैसे नीचे भी हेपेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होगी। तो ये भी कौन है, दिस इज ऑल्सो हेपेटिक कॉर्ड। और किस चीज से बन रहे हैं, तो ये हेपेटोसाइट से बन रहे हैं। दिख रहे हैं हेपेटोसाइट्स, ये रहे हेपेटोसाइट्स। ठीक है, अब देखो जल्दी से, आप देख सकते हो दो हेपेटोसाइट के बीच में गैप है। दिस गैप इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इस गैप को, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेपेटिक कैलिकुलाई। हेपेटिक कैलिकुलाई, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलते हैं हेपेटिक कैलिकुलाई। समझ में आ गया। अब देखिए हेपेटिक कैलिकुलाई के बाद में क्या आने वाला है, हेपेटिक कैलिकुलाई जो है इन इस एरिया में सीक्रेशंस आते हैं। किसके सीक्रेशंस आते हैं, तो आंसर इज हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट का सीक्रेशन हेपेटिक कैलिकुलाई में आएगा, और हेपेटिक कैलिकुलाई से ये सीक्रेशन मूव करके किधर पहुंच जाएगा, इस डक्ट में। दिस डक्ट इज कॉल्ड एज हीरिंग डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, हीरिंग डक्ट। मैं ऐसे लेबल कर देता हूं इधर पे। दिस डक्ट इज कॉल्ड एज हीरिंग डक्ट। तो क्या हुआ, सिंपल सा, हमारा लिवर में आपको कंपार्टमेंट दिखेंगे, कंपार्टमेंट को बोलेंगे साइन्यूसॉइड। इन कंपार्टमेंट्स को बनाने के लिए बीच में होगा हेपेटिक कॉर्ड। हेपेटिक कॉर्ड बनेगा सेल से, कौन से सेल से, हेपेटोसाइट से। दो हेपेटोसाइट के बीच में होगा गैप, उस गैप को बोलेंगे हेपेटिक कैलिकुलाई। हेपेटिक कैलिकुलाई के थ्रू हेपेटोसाइट का सिक्रेशन विच इज बाइल कहां पर जाएगा, हीरिंग डक्ट में। हीरिंग डक्ट से होता हुआ ये सारा सीक्रेशन पहुंच जाएगा बाइल डक्ट के पास में। किसके पास में, बाइल डक्ट, या बोल सकते हो हिपेटिक डक्ट के पास में। समझ में आ गया। तो बाइल डक्ट या फिर हिपेटिक डक्ट के पास में क्या चीज पहुंच रही है, तो बाइल जूस पहुंच रहा है। कहां से सीक्रेट हुआ था बाइल जूस, हिपेटोसाइट से सीक्रेट हुआ था। हिपेटोसाइट से बाइल जूस सीक्रेट होके पहुंचेगा हेपेटिक कैलिकुलाई में। हेपेटिक कैलिकुलाई से बाइल जूस पहुंचेगा हीरिंग डक्ट में। हीरिंग डक्ट से बाइल जूस पहुंचेगा बाइल डक्ट में। समझ गए, सिंपल सा है। अब देखिए जल्दी एक और चीज आपको पता होना चाहिए, हमारा जो लिवर है ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन को। कौन सा रीजन है यहां पे जहां पर ग्लाइकोजन स्टोर होगा, तो याद रखना है ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है
हेपेटोसाइट के अंदर, तो हेपेटोसाइट स्टोर्स ग्लाइकोजन। क्या स्टोर करते हैं हेपेटोसाइट? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को स्टोर करने वाला रीजन लिवर में होता है हेपेटोसाइट। एक और चीज आपको पता है, अगर अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा अमाउंट में किया जाए तो इससे लिवर खराब हो जाता है। हमने सुना है ना, लिवर सिरोसिस वाली कंडीशन आती है, एक बीमारी है, क्या बोलते हैं उसको? लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस वाली कंडीशन में आपको पता होना चाहिए, इसको एक और नाम देते हैं फैटी लिवर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? फैटी लिवर सिंड्रोम। फैटी लिवर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा? नाम से ही पता चल रहा है, इसमें लिवर जो है इट विल बी फैटी। फैटी मतलब उसमें फैट का डिपोजिशन हो जाएगा। तो हमको याद रखना है, लिवर के पास में ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, These cells are called as fat cells। क्या बोलते हैं इनको? फैट सेल्स बोलते हैं। ये फैट सेल स्टोर करके रखते हैं लार्ज अमाउंट में। किसका? तो ये स्टोर करके रखते हैं लार्ज अमाउंट में फैट को। किसको स्टोर करते हैं? फैट को। तो ये क्या है? दिस इज फैट सेल्स। क्या स्टोर करते हैं? तो दे स्टोर्स फैट। ऑब्वियसली फैट सेल क्या स्टोर करेंगे? फैट को स्टोर करेंगे। और जब एक्सेसिव सीक्रेशन होने लगेगा, या बोलिए एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होने लगेगा फैट का, एक्सेसिव स्टोरेज होने लगेगा फैट का, तो जो हमारे हेपेटोसाइट है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे और लिवर में क्या होगा? इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ में आ गया? तो एक्स्ट्रा अल्कोहल कंज्यूम करने से फैटी लिवर हो सकता है, लिवर में फैट का डिपोजिशन हो सकता है, और अगर लिवर में फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो फैट की वजह से लिवर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा, और लिवर अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो बहुत सारे फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। कौन से फंक्शन डिस्टर्ब होंगे? वो सारे फंक्शन अभी इसके जस्ट बाद में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए जल्दी से, अगर हम ऑब्जर्व करें तो इधर पे मिलेगा क्या? बाइल डक्ट मिलने वाली है। बाइल डक्ट के भी ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करें, मतलब बाइल डक्ट के पास में आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या मिलेगा आपको? हेपेटिक पोर्टल वेन। ऐसा एक काम करता हूं, ब्लू कलर से ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। ये बड़ी सी आप देख रहे हैं डक्ट, ये ट्यूब है एक्चुअली में। लिवर को काटा है ना हमने, तो ट्यूब भी कट हो गई है। तो ये जो बड़ी सी ट्यूब है इसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन। तो मैं इसको इधर कहीं मार्क करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, दिस इज हेपेटिक पोर्टल वेन। बहुत इंपॉर्टेंट वेन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने के डाइजेशन के बाद वो फूड एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है। कहां पर जाता है? ब्लड में। कौन सी ब्लड वेसल है जिसके अंदर फूड एब्जॉर्ब होके एंटर करता है? तो उस ब्लड वेसल का नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। जो भी खाना आपने खाया है वो खाना ब्लड में तो जाएगा, पर ब्लड के अंदर कौन सी वेन में जाएगा? तो वेन का नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। ये हेपेटिक पोर्टल वेन हमारे सारे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को लेके लिवर के पास चली जाती है। और लिवर क्या करता है? लिवर इस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को काय में कन्वर्ट कर देता है लिवर? ग्लाइकोजन में। क्या याद रखेंगे? हमने जो भी खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके ब्लड में गया। ब्लड में किस वेसल के अंदर गया? तो वेसल का नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल के लिवर के पास जाएगी और लिवर के पास में सारे न्यूट्रिएंट उठा के ऐसे डोनेट कर देगी। और लिवर के पास में जैसे ही सारे न्यूट्रिएंट पहुंच जाएंगे तो लिवर उनको स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? तो वो हमने बता दिया आपको। कहां पर स्टोर होगा? हेपेटोसाइट्स के अंदर। तो हेपेटोसाइट में जो भी ग्लाइकोजन आया है वो कहां से आया है? तो आंसर इज फ्रॉम हेपेटिक पोर्टल वेन। समझ में आ गया? अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आप एक और चीज ऑब्जर्व करें, लिवर को भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है ना। बैक्टीरिया, वायरस, अलग अलग पैथोजेंस जो होते हैं वो लिवर को भी तो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि लिवर भी तो बॉडी के अंदर ही है। अगर बॉडी का कोई भी ऑर्गन खराब हो सकता है तो ऐसे ग्लैंड्स भी खराब हो सकते हैं। तो लिवर के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्शन की कैपेबिलिटीज रखते हैं, मतलब कि फेगोसाइटोसिस की कैपेबिलिटीज रखते हैं। तो लिवर खुद की रक्षा कर सकता है, आत्मरक्षा कर सकता है, क्योंकि इनके पास में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द सेल्स आर कॉल्ड एज कुफर सेल्स। क्या बोलते हैं? कुफर सेल्स। तो लिवर भैया खुद की प्रोटेक्शन कर सकता है, और खुद के प्रोटेक्शन करने के लिए उसके पास में कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, कुछ WBCs प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड एज कुफर सेल्स। ठीक है, कुफर सेल्स कैसे होते हैं? ये
फैगोसाइटिक का मतलब होता है वो सेल्स जो किसी और सेल को कंज्यूम कर लें या किसी और चीज को खा जाएं। तो अगर एक सेल किसी और सेल को कंज्यूम कर लेगी तो जो फर्स्ट सेल है उसने क्या किया है, उसने फेगोसाइटोसिस किया है। इसको सेल ईटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग। समझ में आ गया? चलिए अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं इसके फंक्शंस पे, मतलब चलिए तो फंक्शंस ऑफ लिवर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमको याद रखना है कि जो लिवर होता है इट प्रोड्यूसेस बाइल। किस चीज का प्रोडक्शन करता है? बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। और जो बाइल जूस है इसका पीएच लगभग होता है 7.8। कितना पीएच होता है इसका? 7.8, विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8 पीएच, है ना, मतलब कि अल्कलाइन पीएच होता है किसका? बाइल जूस का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इट लैक्स एंजाइम। अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले ही नीट के एग्जाम में आया है कि बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम है कि नहीं। तो आपको याद रखना है नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बाइल जूस। नो एंजाइम्स, कोई भी एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो भैया फिर प्रेजेंट क्या है इसके अंदर? तो देख लीजिए, बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है सबसे पहले बाइल सॉल्ट। क्या चीज? बाइल सॉल्ट। सेकेंड चीज इसमें प्रेजेंट होती है बाइल एसिड्स। क्या चीज? बाइल एसिड्स। थर्ड चीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है बाइल पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स? बाइल पिगमेंट्स। तो एक एक करके इनका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बाइल सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइल सॉल्ट में आ जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। उसके अलावा इसमें आ जाएगा बाइल सॉल्ट के अलावा यहाँ पे बाइल सॉल्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा आ जाएगा सोडियम टोरोकोलेट। उसके अलावा आ जाएगा सोडियम ग्लाइकोकोलेट। तो सोडियम टोरोकोलेट हुआ, सोडियम ग्लाइकोकोलेट हुआ, उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये सब किसके पार्ट्स हैं? दीज आर पार्ट्स ऑफ बाइल सॉल्ट्स। किसकी बारे में बात होगी अभी अभी? बाइल सॉल्ट्स। अगर बाइल एसिड की बात आप करोगे तो इसमें 2 एसिड्स मेन है, एक है कॉलिक एसिड और एक है डीऑक्सीराइबोकॉलिक एसिड। मैं लिख देता हूं, 2 एसिड्स हैं, एक है कॉलिक एसिड, एक है डीऑक्सीराइबोकॉलिक एसिड या डीऑक्सीकॉलिक एसिड। राइट, वो मैंने ऐड किया। तो कॉलिक एसिड और एक है डीऑक्सीकॉलिक एसिड। अब देखिए इसके अलावा बाइल पिगमेंट की अगर मैं बात करूं तो बाइल पिगमेंट में आते हैं बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीबर्डिन। अब देखिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आ जाता हूं। आपको एक चीज पता है, जो फीकल मैटर होता है ना, पॉटी इन डिफरेंट सेंस बोले तो पॉटी जो होती है उसका कलर आपको पता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है फ्रॉम येलो टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। अजीब सा है, फ्रॉम येलो टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ये जो कलर्स हैं किसके हो सकते हैं? तो ये कलर्स हो सकते हैं किसके? फीकल मैटर के, जो वेस्ट प्रोडक्ट हम रिलीज करते हैं आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड। वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका कलर होता है फ्रॉम येलो टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। क्या रीजन है कि उसका कलर थोड़ा सा येलोइश है? तो उसका रीजन होता है बाइल पिगमेंट्स। तो बाइल पिगमेंट की वजह से ही कलर्स आते हैं। किसको कलर मिलता है? फीकल मैटर को। तो बाइल पिगमेंट प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक कलर टू फीकल मैटर। तो फीकल मैटर को जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जो उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलता है वो कलर किसकी प्रेजेंस की वजह से मिलता है? बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन। एक चीज और आपने सुनी है कि बाय चांस अगर लिवर हमारा खराब हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है, येलो फीवर बोल सकते हो या बोल दो जॉन्डिस। क्या चीज? पीलिया। सुना है? सबसे इजी नाम पीलिया। पीलिया जो होता है इसमें आपके जो बॉडी है, जो स्किन है, जो व्हाइट पोर्शन ऑफ आईबॉल है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होने लगता है। स्किन जो है ना वो थोड़ी येलोइश होने लगती है। क्यों येलोइश होने लगती है? क्योंकि लिवर के डिसफंक्शनिंग की वजह से बाइल का सीक्रेशन, बाइल पिगमेंट का सीक्रेशन बढ़ जाता है। और ये बाइल पिगमेंट कहां पर एंटर कर जाता है? ब्लड में। तो अगर ब्लड में बाइल का अमाउंट बढ़ जाएगा, या बोलिए ब्लड में अगर बाइल पिगमेंट्स का अमाउंट बढ़ जाएगा तो हमारी स्किन का कलर कैसा होने लगेगा? थोड़ा सा येलोइश। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जॉन्डिस, या फिर येलो फीवर बोल दो, नहीं तो पीलिया बोल दो। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं अगर लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है और बाइल पिगमेंट का रिलीज थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए उसका डिस्कशन हम अभी डिसीजेस में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखिए जल्दी से
तो बाइल जूस का सीक्रेशन कौन कर रहा है? लिवर। इसके अलावा लिवर का एक और फंक्शन देखिए, सेकंड फंक्शन उधर लिख देते हैं। तो जो सेकंड फंक्शन ऑफ लिवर है वो है लिवर स्टोर करके रखता है विटामिन को। किसको स्टोर करता है? विटामिन को। जैसे कि कौन से? फैट सॉल्युबल। तो इट स्टोर्स फैट सॉल्युबल विटामिन। एग्जाम्पल क्या होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आएगा विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये 4 विटामिन हैं, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। और इन फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर कौन करके रख सकता है? तो इनको स्टोर करके रख सकता है हमारा कौन? लिवर। तो लिवर में कैपेबिलिटीज होती हैं टू स्टोर विटामिन। ठीक है, एक और चीज, थर्ड, लिवर कैन प्रोड्यूस proteins present in blood। तो मतलब कि ब्लड प्रोटीन जो होते हैं, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनके सिंथेसिस में रिक्वायरमेंट होती है किसकी? लिवर की। और एक और चीज, ब्लड क्लॉटिंग, आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन्स भी कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है। तो मैं लिख देता हूं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, बहुत है, एटसेट्रा। तो ये जो कई प्रोटीन्स मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, ये सारे प्रोटीन्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड में जो जो प्रोटीन प्रेजेंट है, सारे प्रोटीन को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लिवर। ठीक है, एक और चीज, हमारे पास बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है। हम जो भी चीजें कंज्यूम करते हैं उसमें प्रोटीन होता है ना। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन ब्रेक होके बनाता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड फर्दर ब्रेक होके अमाइन ग्रुप बनाएगा, यानी कि अमोनिया बनाएगा। और जो अमोनिया है इट इज हाईली टॉक्सिक। और इस हाईली टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक बनाने की प्रोसेस, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, ये कौन करेगा? लिवर। तो लिवर करता है डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर कैरी आउट डिटॉक्सिफिकेशन। तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है क्या? तो बिल्कुल, लिवर क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा लिंक्ड है विद पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हमने क्या बोला था कि लिवर करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए लिवर अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है काय में? यूरिया में। यूरिया इज NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2 मतलब यूरिया। यूरिया में कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को कौन? लिवर। किस पाथवे के थ्रू? तो याद रखना, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को चलाने के लिए जो प्लेस चाहिए वो कौन सी है? लिवर है। और लिवर में जो साइकिल चलती है फॉर दिस कन्वर्जन, दैट साइकिल इज कॉल्ड एज ऑर्निथाइन साइकिल। ऑर्निथाइन साइकिल। तो ऑर्निथाइन साइकिल जो होती है, ये साइकिल चलती है कहां पर? लिवर के अंदर। और क्यों चलती है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया। क्योंकि यूरिया जो है इट इज लेस टॉक्सिक। ये भी टॉक्सिक है पर ये थोड़ा कम टॉक्सिक है, ये ज्यादा टॉक्सिक है। आपको पता होना चाहिए अमोनिया को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए कितना पानी रिक्वायर्ड होता है? तो 500 ml। कितना? 1 ग्राम अमोनिया को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए 500 ml पानी लगता है, आधा लीटर पानी लगता है। तो अगर 1 ग्राम अमोनिया हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है तो आधा लीटर पानी भी उसके साथ में एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? पर यूरिया जो है इसको ज्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है रिमूव आउट होने के लिए बॉडी से, इसलिए यूरिया इज लेस टॉक्सिक, अमोनिया इज मोर टॉक्सिक। याद रखेंगे कौन सी साइकिल है जिसके थ्रू ये बनते हैं? तो ऑर्निथाइन साइकिल उसका नाम है। कहां चलती है ऑर्निथाइन साइकिल? तो आंसर विल बी लिवर। तो लिवर में चलती है ऑर्निथाइन साइकिल। इसके अलावा एक बात करें, लिवर जो है ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसेस को भी करवाता है। जैसे कि क्या क्या देखिए जल्दी से, 6 पॉइंट पे आ रहे हैं। 6th पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे इन द सेंस बहुत सारे मल्टीपल फूड हम कंज्यूम करते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट मिलते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का यूज करके हम किस चीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं? हम ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो कि लिवर में जाके स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला
अगर मैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो मैं ग्लूकोज को कन्वर्ट कर सकता हूं ग्लाइकोजन में। काय में? ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हो? ग्लाइकोजेनेसिस। पहले लिख देता हूं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है ना, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। क्यों आसान हो जाएगा आपको याद करना। देखिए, ग्लाइको इज फॉर ग्लाइकोजन और जेनेसिस मतलब जनरेट करना, प्रोड्यूस करना। तो अगर आप ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाओगे तो प्रोसेस को ऑब्वियसली क्या बोलने वाले हो? तो इस प्रोसेस को आप लोग बोल दोगे ग्लाइकोजेनेसिस। समझ गए? पर यह प्रोसेस उल्टी भी हो जाती है कई बार। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा हेपेटोसाइट के अंदर, मतलब लिवर के अंदर। ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर तो हो गया, पर क्या आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है? क्या आपके सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है? तो ऑब्वियसली हमारे सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स ग्लूकोज को जब तोड़ेंगे तब तो एटीपी बनेगा, और एटीपी क्या है? एनर्जी। तो हमारे सेल्स को अगर एनर्जी चाहिए तो उनको ग्लूकोज भी चाहिए। पर ग्लूकोज बनाने के लिए आपको किसको तोड़ना पड़ेगा? फिर से ग्लाइकोजन को। तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। कमाल की चीज ये है कि ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों प्रोसेस कहां पर चलते हैं? तो ये दोनों प्रोसेस लिवर के अंदर ही चलते हैं। समझ में आ गया? एक और चीज आपको याद रखनी है, प्रोटीन हो या फैट हो, तो ऐसा बोलो। पॉइंट नंबर 2, प्रोटीन जो है, प्रोटीन से भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ग्लाइकोजन। प्रोटीन से क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? ग्लाइकोजन। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, इससे आप प्रोटीन को ब्रेक करके ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बना सकते हैं। फिर ये ग्लूकोज को कौन यूज कर सकता है? सेल्स। समझ में आ गया? एक और चीज आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनेगा ग्लाइकोजन, और प्रोटीन के ब्रेकडाउन की प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस। तो प्रोटियोलाइसिस करना पड़ेगा, या फिर बोल दो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूको इज फॉर ग्लाइकोजन, नियो इज फॉर न्यू, जेनेसिस मतलब बनाना। बनाना मतलब केला नहीं है, न्यू सिंथेसिस करना। तो ग्लाइकोजन का नया सिंथेसिस करना। तो न्यू ग्लाइकोजन सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं हम? प्रोटीन से कर सकते हैं। कुछ लोगों को हजम नहीं होगी ये बात। क्या हजम नहीं होगा? कि प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट कैसे बन जाएगा? तो भैया आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि हमारे प्रोटीन के पास, प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए हमको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। भैया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रोटीन के पास भी है, कार्बोहाइड्रेट के पास भी है। तो ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इनको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। पर ये कन्वर्जन कहां पर होगा? लिवर के अंदर होगा। ये कैपेबिलिटीज सिर्फ लिवर के पास में है, बाकी कोई भी हमारा ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसके पास में ऐसी कोई कैपेबिलिटीज हो। ठीक है? तो प्रोटीन से हम ग्लाइकोजन बना सकते हैं। क्या हम फैट से ग्लाइकोजन बना सकते हैं? तो बिल्कुल। देखिए जल्दी से, थर्ड पार्ट है लिपिड या फिर फैट। लिपिड से क्या बनवाना है? ग्लाइकोजन। भैया लिपिड से अगर ग्लाइकोजन बनेगा तो इस प्रोसेस को भी वही बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे प्रोसेस को? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटियोलाइसिस बोला था, लिपिड को ब्रेक करने के लिए बोलेंगे लाइपोलाइसिस। प्रोटीन को तोड़ेंगे तो प्रोटियोलाइसिस, लिपिड को तोड़ेंगे तो लाइपोलाइसिस। सिंपल सा है। अब एक और चीज, फैटी एसिड को ब्रेक करके, किस चीज को? फैटी एसिड को, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ के फैट का फॉर्मेशन करने की प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? लाइपोजेनेसिस। और ये प्रोसेस भी लिवर के अंदर ही चल रही है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो है, इन दोनों को ज्वाइन करके फॉर्मेशन ऑफ फैट, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। और ये प्रोसेस भी काय के अंदर चल रही है? तो ये प्रोसेस भी लिवर के अंदर ही चल रही है। मतलब कि
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ो, फैट को बनाओ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। ये भी कहां चलेगी? लिवर के अंदर चलेगी। तो लिवर के अंदर भैया अमोनिया जो कि टॉक्सिक होता है, इसको तोड़ के यूरिया बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्निथाइन साइकिल। लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है न्यूट्रिएंट का, जैसे कि ग्लूकोज से बन सकता है ग्लाइकोजन, प्रोटीन से बन सकता है ग्लाइकोजन, लिपिड से भी बन सकता है ग्लाइकोजन। ये 3 न्यूट्रिएंट ही हमने पढ़े थे, इन तीनों से ग्लाइकोजन को बनाया जा सकता है। पर ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाया जा सकता है, जिससे इस ग्लूकोज को हमारे डिफरेंट सेल्स यूज करके एनर्जी बना पाए। समझ में आ गया? नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट हो गया है, सॉरी 6th पॉइंट हो गया है। अब आते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट क्या याद रखना है? लिवर का जो फंक्शन है, लिवर जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रोडक्शन करता है किसका? आरबीसी। तो लिख देता हूं, कैरी आउट, लिवर कैरी आउट आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक। भैया हम जब हमारे पास हार्ट का फॉर्मेशन हुआ था, जब हम पैदा नहीं हुए थे और यूट्रस के अंदर, मम्मी के यूट्रस के अंदर हम बैठे हुए थे, उस टाइम पे हमारे पास ब्लड तो था, और जो ब्लड में आरबीसी बन रहे थे, वो आरबीसी कहां पर बन रहे थे? आजकल अब देखो, अब जो हम एडल्ट्स हैं, हमारे पास में आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? तो आंसर विल बी बोन मैरो, रेड बोन मैरो। तो हमारे पास मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है या लार्ज बोन्स होती है, लार्ज बोन जैसे कि फीमर या फिर स्पाइनल कॉर्ड, इनके सेंटर मोस्ट पोर्शन थोड़ा सा कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। इस सॉफ्ट स्पॉन्जी रीजन में बोन मैरो प्रेजेंट होती है, वहां पे बनते हैं कौन? आरबीसी। समझ में आ रहा है? पर आरबीसी का प्रोडक्शन एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां पर होता था? बोन मैरो में ना होते हुए लिवर के अंदर होता था। तो हमारे इनिशियल आरबीसी को किसने बनाया? लिवर ने बनाया। पर कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, याद रखना। तो लिवर कैरी आउट आरबीसी प्रोडक्शन, और आरबीसी प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? आरबीसी प्रोडक्शन की प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ब्लड बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोइसिस। ब्लड का सिंथेसिस, किसका? सिंथेसिस ऑफ ब्लड। तो ब्लड का अगर सिंथेसिस हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हीमोपोइसिस, और आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस मतलब सिंथेसिस। समझ में आ जाएगा? तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे किसके? लिवर के। तो आज क्या क्या पढ़ लिया? आज पढ़ लिया एक तो लिवर का स्ट्रक्चर, सारे के डक्ट, सारे के सारे डक्ट्स विच आर एसोसिएटेड, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ ड्यूडेनम, ये हमने कंप्लीट कर लिया। लिवर के सारे फंक्शंस भी हमने पढ़ लिए, ऑल्दो हमने सारे फंक्शन नहीं पढ़े हैं। जितने फंक्शन हमें इस लेवल पे, नीट के लेवल पे पता होना चाहिए, उतने फंक्शन हमने स्टडी किए हैं, ऑल्दो फंक्शन लिवर के बहुत सारे हैं।